हेलो बच्चों, ट्रेनिंग ट्यूटर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स, और जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो आज हमारा गोल क्या रहेगा कि हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने वाले हैं। ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी से आप क्या समझते हो? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो वर्ड है, आप बहुत लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हो, है ना। क्लास 9th से आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा होती क्या है? ठीक है, इस चीज को समझना। देखो यार, एक पहली बात तो ये चीज समझ लो कि आपने ये दो एनर्जी पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी और काइनेटिक एनर्जी जो पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी आपको दिखती है यार, ठीक है ना, कैन बी सीन। आप इसको देख सकते हो। सर एनर्जी को कैसे देख सकते हैं? बेटा आप चलते हुए इंसानों को देखते हो, है ना, वो कोई भी चीज चल रही है तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बट पोटेंशियल एनर्जी ना एक इनविजिबल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी एक इनविजिबल एनर्जी है, ठीक है। ये आपको दिखेगी नहीं। सर दिखेगी नहीं तो फिर हमें कैसे पता लगेगा? पॉइंट। अब देखो, अगर मैं ये दो बॉडीज यहाँ पे, अब मैं नहीं कह रहा ये चार्ज है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन अगर ये दो बॉडीज यहाँ पे रखी हुई हैं, क्या इनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी है? क्या इनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी है? क्या मैं कह सकता हूँ दिख रही है? आपने अपने हाथ में कुछ पेन वगैरह, कुछ भी कॉपी वगैरह कुछ भी पकड़ लो यार, ठीक है, एक सर्टेन हाइट पे पकड़ लो, है ना। सर अब आपने हाइट का नाम लिया तो हम समझ गए कि उसके बीच, उसके पास क्या होगी, एक mgh एनर्जी होगी। इसी को हम क्या कहते थे, पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। होगी, बट ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ठीक है, ये जो mgh आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? इसे हम कहते हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस चीज से आप वाकिफ हो, आपने देख रखी है, आपने पढ़ रखी है ना। ये आई कहाँ से? अरे भाई, ये चीज आई कहाँ से, समझो यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, ग्राउंड है, अर्थ है। आपने अपने हाथ में यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि ये सर h हाइट ऊपर है, तो यहाँ पे इसके पास एक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बहुत अच्छे, ठीक है। मान लेते हैं आपकी बात। अब मान लेते हैं ऐसे मतलब क्या है, मान लेते हैं ऐसे मतलब मान लेते हैं एग्जैक्ट यही होगी, हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिस कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि आप सोचो वो क्या मिस कर रहे हो। हमने मान लिया, चलो इसके पास mgh एनर्जी है, ठीक है जी। आई कहाँ से? ये mgh एनर्जी इसके पास आई कहाँ से? आपने इसको पैदा कर लिया क्या, एनर्जी को बना ली एनर्जी अपनी तरफ से? देखो पॉइंट समझ आ रहा है ना, यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको भी डिस्कस करना है। तो यहाँ पे बताओ ये एनर्जी आई कैसे? बेटा किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में या कहीं पे भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन के कारण होती है। ये जो एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके कारण है? ड्यू टू इंटरेक्शन। कोई दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो उनके बीच में एनर्जी होगी, अदरवाइज उसमें कोई एनर्जी नहीं है। अब मान लो ये दो बॉडीज हैं, ये क्या है, दो बॉडीज हैं, इनको उठा के आप बहुत बहुत दूर रख दो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दो, क्या इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा? क्या इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगी? कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, तो कोई एनर्जी नहीं। अब मान लो मैं इनको क्या कर देता हूँ, चार्जेस बना देता हूँ। मैंने ये भी पॉजिटिव बना दिया, ये भी मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज बना दिया। नेगेटिव नेगेटिव बना लो, पॉजिटिव नेगेटिव बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन है, ठीक है। क्या इनके बीच में कोई इंटरेक्शन है? इंटरेक्शन है, ठीक है। सर रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना, बहुत बढ़िया। तो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी
का क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले ये पॉइंट्स हैं जो आपको चेक करने हैं। इंटरेक्शन है जी। इंटरेक्शन है तो एनर्जी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इंटरेक्शन है सर, हाँ रिपेल करेंगे, एक फोर्स इस पे इधर लगेगा, एक फोर्स इस पे इधर लगेगा, हमें उसकी वैल्यू भी पता है। ठीक है, K Q1 Q2/R²। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब अगर मैं कहता कि आपको इसको, अब ये एनर्जी है, आई कहाँ से? भैया चल रहे हैं ये, इधर उधर भागेंगे, फोर्स लगता है सर चलने के लिए। तो अब ये एनर्जी कैसे आएगी इनमें? आप इनको इधर धक्का दोगे तो आप कुछ ना कुछ इन पे वर्क करोगे, वर्क करोगे, करोगे ना भाई? हाँ सर करेंगे। अगर इन्हें यहाँ पे मैं कह दूँ तुम्हें इसी आर डिस्टेंस पे ही बना के रखने हैं, इसी आर डिस्टेंस पे ही तुम्हें ये फोर्सेस को, चार्जेस को बिठा के रखना है, तो आपको इधर से क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वर्क का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आ रहा है। वर्क करना पड़ेगा तो वो जो वर्क डन है वही इनमें क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। वो वर्क डन है वही इनमें क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको कुछ चीजें यहां पे बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स हैं। और ये कुछ चीजें ना क्लास 11th की भी हैं। क्लास 11th में मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, और जो पूरे कॉन्सेप्ट मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में सारा कुछ सोल्व कर करके पढ़ पुढ़ के हमने दो चीजें निकाली थी कि हमारे पास दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव, वो किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ डेल्टा यू के। डेल्टा यू क्या है सर? डेल्टा यू इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्लास 11th की बातें हैं। और अगर आप एक्सटर्नल करोगे, अगर आप एक्सटर्नल वर्क को कैलकुलेट करोगे, अब ये सर आपने अभी कहा दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे एक्सटर्नल लिख रहे हैं, एक्सटर्नल कौन सा होगा? एक्सटर्नल मतलब नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, वो होता है डेल्टा यू के बराबर, वो होता है डेल्टा यू के बराबर। ठीक है, क्लियर है? और डेल्टा यू क्या होगा? यू फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी बच्चे को एक चीज़ ध्यान भी आ रही होगी कि सर हम तो ये लिखते थे वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता था। बिल्कुल होता था सर, बिल्कुल होता था। लेकिन यहाँ पे अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए नहीं, तो हम जिस भी चीज़ को मूव करेंगे वो क्या करेंगे? स्लोली करेंगे। जब तुम स्लोली करोगे काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जो मेरा वर्क डन है वो सारा का सारा उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। यही तो यहाँ पे बात की थी कि भैया अगर तुम्हें इसको यहाँ पे आर डिस्टेंस पे ही रखना है तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वर्क कई तरीके से कर सकते हैं, फोर्सेस कई सारे होते हैं। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव वर्क है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, अगर एक्सटर्नल वर्क डन है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर ही होता है। ये बात हमने क्लास 11th में पढ़ी हुई है। ये सिर्फ चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जो ये येलो बॉक्स है, सिर्फ आपको इतना ध्यान होना चाहिए। क्लियर? स्लोली का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। हर जगह पे आप वर्ड देखोगे, स्लोली देखोगे, नॉन एक्सेलरेटेड देखोगे, ठीक है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखोगे। ये वर्ड्स आ जाए तो मीन्स आपका ये चीज वैलिड है। और हम यहाँ पे स्लोली का कॉन्सेप्ट ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्लोली का कॉन्सेप्ट ही पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की भी, क्योंकि आपको ये थोड़ा थोड़ा दिक्कत कर ही रहे होंगे। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव,
भैया कंजर्वेटिव क्या होता है? जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, बस। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा। यहाँ पे जो वर्क डन है, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। वो पाथ पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कौन सा आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग फोर्स आपका कंजर्वेटिव है। और जो आज पढ़ा हुआ, जो इस साल पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स कूलम्स फोर्स। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलम्स फोर्स, वो क्या है आपका? कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आपने कौन से पढ़े हुए हैं? फ्रिक्शन। अभी तक आपने नॉन कंजर्वेटिव में मेन क्या पढ़ा है? फ्रिक्शन। और यहाँ से मैं आपको एक सुंदर सी बात और बताता हूँ, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड होती है। पोटेंशियल एनर्जी आप कंजर्वेटिव फोर्स की निकाल सकते हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, जिसको आप कहते हो mgh। स्प्रिंग फोर्स के कारण निकाली, हाफ के एक्स स्क्वेयर। ये एक्सप्रेशंस याद आ रहे होंगे, देखे देखे लग रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाएगी बारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये क्लास 11th में पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी mgh कंजर्वेटिव है, इसीलिए निकाल पाए। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, उसी के लिए भी एनर्जी निकाल पाए, हाफ के एक्स स्क्वेयर। और इस बार हम किसके लिए निकालने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कूलम्स फोर्स के कारण जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी। फ्रिक्शन के कारण सर क्लास 11th में पढ़ा था, फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकाली? नहीं निकाली। क्यों भैया? नॉन कंजर्वेटिव है। क्या है? नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड होती है बच्चे। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या बातों का ध्यान रखना है कि देखो, अगर फोर्स काम कर रहा है, फोर्स के कारण, ठीक है, और कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, तो इसके कारण जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? कंजर्वेटिव होगा, और वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होगा। अगर मैं काम कर रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, वो मेरा एक्सटर्नल फोर्स होगा। एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा बेटा, वो एक्सटर्नल वर्क डन होगा, और एक्सटर्नल वर्क डन डेल्टा यू के बराबर होता है। ठीक है, इंटरेक्शन होगी। ठीक है जी, इंटरेक्शन होगी तो एनर्जी होगी। इंटरेक्शन नहीं तो एनर्जी कोई भी नहीं। ठीक है, और हम सिस्टम में जो काम करेंगे वो कैसे करेंगे? स्लोली। स्लोली का रीजन क्या है? ताकि हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहे? जीरो रहे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहे? जीरो रहे। अगर काइनेटिक एनर्जी आया तो फिर यार पोटेंशियल एनर्जी आप एग्जैक्ट काउंट कर ही नहीं सकते कि कितनी बनेगी। क्लियर? तो इतनी सी बातें अभी तक आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले भैया जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़ीरो फीस में पूरा का पूरा कोर्स कराया जा रहा है, जो आपके बोर्ड्स, मेंस और एडवांस के लिए बना हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। यहाँ पे आपको डाउट ग्रुप भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, चलो जी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो डिफाइंड कैसे की जाती है। जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स
टू ब्रिंग अ चार्ज, टू ब्रिंग अ चार्ज, टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, मतलब इंफिनिटी से उठा के किसी भी पॉइंट पे हम रखेंगे, तो उसमें कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना वर्क डन किया उसका नेगेटिव कर दो। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स कहां से कहां तक करना है, आपको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लेके आने का काम। ठीक है, अब कहीं तो रखोगे ना लाके, कहां से उठा के कहां पे रखना है, इन्फिनिटी से। अब सर ये इन्फिनिटी वाला क्या सीन है कि हमें इन्फिनिटी पे ही, इन्फिनिटी से ही क्यों लेके आ रहे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं कह रहे कि सर 50 मीटर की डिस्टेंस से उठा के 10 मीटर पे रख दो। कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 50 मीटर से उठा के 10 मीटर पे रख दो, ये भी बिल्कुल ठीक है यार बात तो। इसमें जो वर्क डन होगा सर वो भी कंजर्वेटिव होगा, वो भी फोर्स कर रहा होगा, उसका नेगेटिव कर लो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बात तो ठीक कह रहे हो, मेरे दिमाग में आई है। अब यहां पे मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना यार, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रेफरेंस डिपेंडेंट होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट। रेफरेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है सर, कि रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं ये ग्राउंड ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे कोई बॉल है जिसका मास m है और ये h हाइट पे है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल 9th क्लास वाला। तो यहां पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, क्या लिखी जाएगी, mgh। ये बेटा गलत है, नहीं सर यही तो पढ़ते हैं, पढ़ते तो यही हो, लेकिन ये गलत है। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। तुमने ये जो mgh मापी ना, ये ग्राउंड से मापी। अगर ग्राउंड पे ही कुछ ना कुछ एनर्जी हो तो, है भाई, ग्राउंड पे ही कुछ ना कुछ एनर्जी है। ये जो mgh यहाँ पे जो तुम लिखोगे ना पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है। अब ग्राउंड की अगर जीरो है तो ये ठीक है, अगर ग्राउंड की जीरो नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड की लिखी ही नहीं कि जीरो है या नहीं है, तो यहाँ पे mgh कैसे लिख दूं मैं, कि सर मेरे को ये तो बताओ कि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अगर मैं कहता हूं ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, तो बेटा यहां से यहां तक mgh प्लस ग्राउंड की, तो ये क्या बनती, mgh प्लस 10 जूल्स, mgh प्लस 10 जूल्स। ठीक है, अब सर उसका फिर ये इन्फिनिटी वाला क्या सीन है, हमने इन्फिनिटी को रेफरेंस माना हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी जो इन्फिनिटी पे ली हुई है वो क्या ली हुई है, जीरो ली हुई है। ठीक है, इसलिए हम यहां डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि भैया कहां से उठा के लेके आओ, इन्फिनिटी से लेके आओ, बहुत ज्यादा दूर से लेके आओ। और सर इन्फिनिटी पे क्यों मानी आपने, अब देखो वर्क डन हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब जब यार दो बॉडीज बहुत ही ज्यादा दूर हैं तो उनके बीच में क्या फोर्सेस लगेगा, कुछ लगेगा क्या इनके बीच में फोर्स, मतलब रिपल्शन का या अट्रैक्शन का कोई भी फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी। अब आपको पता है फोर्स तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया तो फोर्स तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरेक्शन ना के बराबर, तो इनमें कोई एनर्जी नहीं, इनमें कोई एनर्जी नहीं। तो इनफाइनाइट पे हमने क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के रखी हुई है, जीरो मान के रखी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मानी हुई है, जीरो, इनफाइनाइट पे। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या रहेगी, जीरो रहेगी बस। और ये कौन सा, कैसे डिफाइन की है, किस बेसिस पे हमने डिफाइन की है, हमने कंजर्वेटिव फोर्स के बेसिस पे डिफाइन किया है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लगता है दो बॉडीज के बीच में, सर कूलम लॉ लगता है, कूलम फोर्स लगता है। ठीक है, तो इन दो बॉडीज के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कूलम्स फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है भाई, बताओ समझ आया। चलो अब थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट कर लेते हैं।
मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, और ये हमने कर रखा है फिक्स। ये क्या है? फिक्स। अब यहां पे कोई स्मॉल टेस्ट चार्ज है Q, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। कोई पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? टेस्ट चार्ज बोल दिया। अब अभी इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, तो इनके बीच में क्या कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। कोई इंटरेक्शन नहीं, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी का सीन ही नहीं। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया पॉइंट। अब मैं क्या कहता हूं कि मुझे इन्फिनिटी से इस चार्ज को उठा के, इसको तो हमने फिक्स ही कर रखा है, मैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट यहां पे x डिस्टेंस दूर ले आया। ठीक है, इसको हम कहां ले आए? x डिस्टेंस पे हम ले आए। क्लियर? अभी x डिस्टेंस पे ले आए, अब इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन है, मैं चाहता हूं ये फाइनली कहां पे आ जाए? मुझे चाहिए तो क्या कि ये यहां पे r डिस्टेंस पे आके रखा जाए, तब इनके बीच में क्या एनर्जी है मुझे पता चल जाए। तो मैं धीरे 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 इसको लेके आ रहा हूं। अब जब मैं लेके आऊंगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, अब सर ये बीच वाला सीन x डिस्टेंस पे आप क्यों लेके आए? आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कर रहे कि भैया इन्फिनिटी से उठाओ और r डिस्टेंस पे रख दो? इन्फिनिटी से उठाओ और r डिस्टेंस पे रख दो, बात तो सही है, लेकिन मुझे उसमें कैसे पता चलेगा कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? उसके लिए मैंने कुछ बीच का एक x डिस्टेंस माना। अब यहां पे इस पे एक क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कूलम फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर। के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये एक्स डिस्टेंस पे है। चलिए फिर एक्स पे, अरे सुनो तो, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? हमने पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की कि भैया पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव वर्क डन का नेगेटिव कर दो। अब कंजर्वेटिव वर्क डन निकालने की दिक्कत है यहाँ पे बच्चे। यहाँ पे जब मैं वर्क डन निकालूंगा कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू में डिस्टेंस। सर इन्फिनिटी से आर पे लेके आए हो, ठीक है, आर डिस्टेंस हम डाल देंगे। बेटा फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है। क्या बात कर रहे हो सर? फोर्स तो कांस्टेंट है, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे जैसे जैसे एक्सचेंज होगा, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप इसको यहाँ पे इस सिस्टम को बिल्ड करना है इन्फिनिटी से, ठीक है, फिगर 3, फिगर 2 और ये फिगर 1 से फिगर 3 तक लेके आओगे, हर बार हर पॉइंट पे आपका क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। एक्सचेंज कर रहा है तो फोर्स कैसे कांस्टेंट हो गया भाई? फोर्स कैसे कांस्टेंट हो गया? फोर्स है वेरिएबल। अब वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स जो आपको निकालना पड़ेगा, वो आप कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? वेरी गुड, आपको करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन। तो हमें वर्क डन के लिए क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, एफ डॉट डी एक्स। अब ये डी एक्स का क्या कॉन्सेप्ट है देखो। अब हमें तो इधर फिगर 3 में इस पी पॉइंट पे लेके आना है, तो पी पॉइंट पे लेके आना है तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट कहाँ करना पड़ेगा? इधर करना पड़ेगा। मान लो यहां से यहां तक का मैं स्मॉल वर्क डन निकालूं, ये हमने डी एक्स डिस्टेंस चला, ठीक है, इसको यहां पे इस पे एक एफ सी फोर्स लग रहा है, मैं इसको धक्का मार के लेके आ रहा हूं, क्योंकि अपने आप तो जाएगा नहीं भाई, छोड़ोगे वापस भाग जाएगा रिपेल रिपेल होके, तो धक्का मार रहे हैं हम। क्लियर? धक्का मार के इधर लेके आ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, तो हमने एक dx डिस्टेंस पे चला। अब dx डिस्टेंस मैं लूंगा नेगेटिव। dx डिस्टेंस क्यों लूंगा नेगेटिव? बताओ। इसका रीजन ये है, जब तक अभी तक ना हम जितनी भी डेरिवेशन करते आए हैं बच्चे, उसमें जब आप एलिमेंट लेते थे, जैसे ये लेंथ वाली ये एलिमेंट लेते थे, आपने यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस थी dx,
जिसकी थिकनेस क्या थी, dx। आप x डिस्टेंस की डायरेक्शन में एक स्मॉल एलिमेंट लेते थे, वो हम यहां पे पॉजिटिव dx का यूज करते थे। अब हमारा x डिस्टेंस तो यार इधर है, x डिस्टेंस की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन एलिमेंट जो हम ले रहे हैं वो उसका उल्टी डायरेक्शन में ले रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसलिए यहां पे dx कैसा है, नेगेटिव है। इसलिए यहां पे dx कैसा है, नेगेटिव है। कोई बच्चा ये ना सोच ले कि सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री का है। जी हाँ, एंगल तो 180 डिग्री का है, लेकिन उस 180 डिग्री के एंगल के कारण तो अभी माइनस साइन आएगा, वो तो हम लिखेंगे ही। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि इस बार हम कन्वेंशनली जो एक्स डिस्टेंस की डायरेक्शन में एलिमेंट काटते थे वो उसके ऑपोजिट काट रहे हैं। ठीक है, वो उसके क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट काट रहे हैं। तो यहां पे क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन आएगा। तो अब ये एफ डॉट डी एक्स, या मैं इसको ऐसे लिखूं, एफ कंजर्वेटिव माइनस डी एक्स इंटू कोस ऑफ पाई, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, तो एफ सी डी एक्स कोस थीटा। अब इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, इसको हम सोल्व करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी, एफ सी की वैल्यू के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस डी एक्स और कोस पाई -1। तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। के क्यू क्यू बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब हमारा डी एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है तो वेरिएबल की ही क्या डलती है, लिमिट डलती है। एक्स वेरिएबल है, हमें इनिशियल सिस्टम कहाँ था हमारा, इन्फिनिट पे, फिगर 1 में। लेके कहाँ पे आना है हमें, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट कहाँ है, आर डिस्टेंस पे। तो मतलब इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक, फिगर 1 से फिगर 3 तक पहुंचने के लिए मैं एक्स को कहाँ से चला रहा हूँ, एक्स पहले मेरे लिए क्या था, इनफाइनाइट था। एक्स पहले मेरे लिए क्या था, इनफाइनाइट था। फिर फाइनली मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर। आर डिस्टेंस पे मुझे लाके रखना है। तो इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक लाने के लिए, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक लाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वही तो हम निकाल रहे हैं ना। तो लिमिट्स क्या आएंगी यहाँ पे, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। अब तो सोल्व हो गया। वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन क्या आएगा, के क्यू क्यू 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x, इन्फिनिटी टू आर। तो के क्यू क्यू माइनस 1/r माइनस 1/infinity। तो हमारा वर्क डन कितना आया, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर, ये आया हमारा वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव। जितना कंजर्वेटिव वर्क डन निकलेगा उसका नेगेटिव कर देना। तो नेगेटिव साइन लगाते हैं और वर्क डन की वैल्यू डाल देते हैं, -k/q/r। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या आई, +k/q/r। मीन्स अगर दो चार्ज, ठीक है, दो चार्ज Q1 Q2 r डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच में फोर्स होगा, फोर्स होगा मतलब इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन होगी तो उनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सर आपको कैसे पता पोटेंशियल एनर्जी होगी, भैया ये छोड़ के देखो, भागेंगे, खड़े नहीं रहेंगे ये। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के क्यू क्यू बाय आर। ये इतनी हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ आया, क्लियर हुआ। तो दो चार्जेस के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, के क्यू क्यू बाय आर, के क्यू क्यू बाय आर। अब देखो, अब यहां पे वो छेड़खानी क्या कर सकता है, हमने यहां पे इन्फिनिटी पे, अब ये टेस्ट चार्ज को मैं हटा रहा हूं यहां से, इन्फिनिटी पे हमने क्या ली हुई है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी हुई है। तब जाके हमारा ये कॉन्सेप्ट आया है। अगर यहां पे एग्जैक्ट लिखो ना,
अब अगर हम कह दें इफ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है तो फिर क्या है, जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। मान लेते हैं वाई जूल्स है, क्या मान लेते हैं, वाई जूल्स है। तब बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तब आप क्या लिखोगे, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के क्यू वन क्यू टू बाय आर प्लस वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में बनाया जा सकता है क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज और देखो कि भाई अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, नोट करके एक चीज मैं डाल देता हूं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, ऑलवेज पुट, ऑलवेज पुट चार्ज विद साइन, ऑलवेज पुट चार्ज विद साइन। अब अगर देखो दो सिमिलर चार्जेस हुए, ठीक है, लाइक चार्जेस हुए, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी बेटा आपकी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी आएगी पॉजिटिव। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं, बोथ लाइक चार्जेस हुए, दोनों ही क्या है, लाइक चार्जेस हैं, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है भैया, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आएगी, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगी। मतलब अगर आप इनको छोड़ोगे तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगी, ये एक दूसरे से कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे, भागेंगे ये। ठीक है, अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब अब तुम उनको छोड़ोगे तो क्या वो करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी कोई भी हो स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो मीन्स उनके बीच में क्या है, रिपल्शन है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उनके बीच में अट्रैक्शन है। और ध्यान ये रखोगे कि फॉर्मूले में हमेशा चार्ज को उसके साइन के साथ रखोगे। ठीक है, हमेशा चार्ज को कैसे रखोगे बेटा, साइन के साथ ही आपको रखना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सर कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। सर अभी आपने बताया कि भैया दो चार्जेस हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव ले लेते हैं, चलो इस बार एक नेगेटिव हो, ये Q1 हो गया ये Q2 हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है हमारा, R है। तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी सर K प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन R। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं कि भैया जरूरी थोड़ी है इस यूनिवर्स के अंदर दो ही चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन हो रही हो, दो से ज़्यादा के बीच में होगी। मान लो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। ठीक है, तीनों पॉजिटिव ले लिए, चलो ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंसेस हैं। अब ये तीनों भी तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये तीनों भी तो आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो सर इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भैया, इंटरेक्शन देख लो किस किस के बीच में हो रही है, जिन जिन के बीच में इंटरेक्शन है। आपने हमेशा क्या चेक करना है, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी लिखो तो इंटरेक्शन देखो किस किस के बीच में है, इंटरेक्शन किस किस के बीच में है। जिस जिसके बीच में इंटरेक्शन है लिख दो। अब Q1 Q3 के साथ भी जाएगा, Q1 Q2 के साथ भी रिपेल करेगा, Q2 Q3 आपस में भी करेंगे, Q1 के साथ भी करेंगे। तो सब में क्या है, इंटरेक्शन है। तो सब में इंटरेक्शन है तो सभी के बीच में लिखो इंटरेक्शन। तो पहले मान लो तो मैं Q1 का और Q3 का लिखता हूँ। इसको मान लेते हैं डिस्टेंस R13, ये R12, ये R23।
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। देखो हमने सबकी इंटरेक्शन लिख दी, Q1 की Q2 के साथ भी लिख दी, Q1 की Q3 के साथ भी लिख दी और Q2 की Q3 के साथ भी लिख दी। तो ये आएगा, सबको जोड़ना ही है। देखो पोटेंशियल एनर्जी में वेक्टर तो है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, सबको जोड़ते चलो। लेकिन किस किस को जोड़ना है भैया, जिन जिन के बीच में क्या हो इंटरेक्शन हो। अगर सर जी चार आगे चार्जेस, 5 आगे, 6 आगे, तब हम कैसे करेंगे, सबकी इंटरेक्शन ही आपको लिखनी है। हाँ, इंटरेक्शन के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। इंटरेक्शन चेक करने के लिए कि किस किस के बीच में होंगी, कितनी आपकी टर्म्स आएंगी, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो कि कितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स आएंगी। जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स बनी थी, उसके लिए n(n-1)/2। n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, कि कितने चार्जेस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे इस केस में हमारे 3 चार्जेस थे, ठीक है। तो 3 × 3 - 1 / 2, तो कितनी इंटरेक्शन आई, 3 इंटरेक्शन आई। तो 3 ही टर्म्स तो हमने लिखी हैं, 1, 2 और 3। 4 आएंगी सर, तो फॉर्मूला आपके पास पता लग ही गया। आप फॉर्मूले से ये चेक कर सकते हो, ये फॉर्मूला कुछ आपकी हेल्प नहीं कर रहा ज़्यादा, ठीक है। सिर्फ ये सिली मिस्टेक नहीं होने देगा, आपको कंफर्म हो जाएगा भैया इतनी ही टर्म्स आनी थी ना, इन्हीं सबको ऐड करना है ना, क्या कोई मैंने टर्म छोड़ तो नहीं दी। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करके आओ। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन दुनिया जहान के आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, एक हफ्ते से लेक्चर भी नहीं आ रहा है, उसी कारण थोड़ा इमरजेंसी चल रही है, तो उसके लिए सॉरी। अब क्लासेस कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा मैं, कुछ फैमिली इमरजेंसी के कारण दिक्कत हो गई थी, अदरवाइज आपके लेक्चर कंटिन्यू चलेंगे। चलो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।